जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जो कांग्रेस 2 साल पहले हार कर भी खुशियां मना रही थी कि चलो 99 सीटें तो आई, बीजेपी 240 पर तो रोक दी हमने, लेकिन आज वो विपक्ष इस बात से परेशान है कि बीजेपी सदन के अंदर 2/3 का बहुमत हासिल करने वाली है। 2/3 यहाँ तो बहुमत की बात होती है कि आधे से एक ज्यादा 272, लेकिन यहाँ अब बीजेपी 350 से ऊपर समर्थन हासिल करने वाली है और इसे लेकर खलबली मची हुई है इंडी पार्टियों में और खासतौर से कांग्रेस में, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसी चीजें सदन के अंदर आने वाली है, फैसले होने वाले हैं जो कि कांग्रेस ने अभी तक नहीं देखे। एक कांग्रेस को बहुत बड़ा फैसला लगा था धारा 370, जिसमें फंस गई थी। इन्होंने पूरी कोशिश की उसे रोका जाए, लेकिन रोक नहीं सकी और उसके गले की हड्डी अलग बन गई। ना तो विरोध कर सकती थी, ना तो समर्थन कर सकती थी। उसके बाद से अभी तक एक वक्फ संशोधन बिल आया है जिसको लेकर इनमें परेशानी हुई, लेकिन इसमें इन्होंने अपना मौका खोज लिया कि हम तो मुसलमानों को खुश कर लेंगे इसके जरिए, हिंदू जाए भाड़ में। लेकिन अब सरकार इनसे भी ज्यादा खतरनाक या कह सकते हैं सख्त चीजें लाने वाली है, बिल लाने वाली है, संशोधन लाने वाली है, जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी और उसको एनडीए ने जुटा लिया है। और यही बात कांग्रेस, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, इन लोगों के लिए परेशानी बनी है। इनको सिर्फ ये दिक्कत नहीं है कि हमारे सांसद चले गए, हमारी पार्टी खाली हो रही है, इनको दिक्कत ये भी है कि अब हम रोक नहीं पाएंगे जो हम 2/3 बहुमत को लेकर अभी हमने महिला आरक्षण बिल में किया था। ये कांग्रेस के भी समझ लीजिए कि लगभग 20 विधायक ऐसी स्थिति में है कि वो कभी भी बीजेपी की तरफ वोट डाल सकते हैं। छोड़कर आना तो एक अलग बात होती है, वो एक साथ हो नहीं सकता क्योंकि उसमें भी 2/3 बहुमत चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास 99 सांसद है। लेकिन आप वोटिंग में कर सकते हैं। इसमें लाइक माइंडेड कह लीजिए, इसमें राहुल गांधी से परेशान सांसद कह लीजिए, इसमें कांग्रेस में किनारा किए जा चुके सांसद कह लीजिए, नाराज नेता कह लीजिए, लेकिन वो बीजेपी के एनडीए के जो संशोधन होने वाले हैं, जो नए बिल आने वाले हैं, उनको समर्थन के लिए तैयार है। अंदर खानी बातचीत चल रही है और डीएमके से भी इस वक्त इन चीजों को लेकर, खासतौर से परिसीमन बिल को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन क्या आने वाला है और कांग्रेस के लिए वो इतना टेंशन वाला क्यों है? यहाँ तक कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि मौलाना गैंग, जो कि ये सब साथ साथ चलते हैं, जो को दिखने की कोशिश तो करता है कि हम तो बड़े सेक्युलर हैं, हम तो भाईचारे वाले हैं, लेकिन पीछे पीछे से इनका अपना इस्लामिक एजेंडा भी चलता है। लेकिन अब इनके इस्लामिक एजेंडा पर भी क्या चीज चलने वाली है, तो ये भी परेशान है। और ये आगे करेंगे क्या, क्योंकि वक्फ बिल पर इन्होंने हंगामा करके, विरोध प्रदर्शन करके देख लिया है। तो जो सरकार करने वाली है उसमें कोई एक चीज नहीं है, उसमें 3-4 चीजें आती हैं जो आपको कुछ इस मानसून सत्र में दिखेंगी, कुछ आने वाले सत्रों में दिखेंगी। एक जिसकी शुरुआत हो चुकी है एसआईआर से। एसआईआर लगभग पूरे देश में किया जा रहा है, कुछ राज्यों में बाकी भी है, और एसआईआर के जरिए एक लिस्ट बना रही है सरकार कि ये वोटर है, पक्के वोटर हैं। अब नागरिकता का मामला जो आता है एनआरसी में, वो इससे जुड़ेगा। इन्होंने एनआरसी को लेकर, सीए को लेकर बहुत हंगामा किया, तो सरकार ने सीए एनआरसी पहले तो अलग कर दिया, सीए लागू हो गया, एनआरसी बचा है। अब एनआरसी से पहले एसआईआर हो गई है। यहाँ पर लोगों के कई दस्तावेज, उनकी नागरिकता से जुड़े हुए जो प्रमाण है वो सब ले लिए गए हैं। अब इसको लिंक करने की सरकार की योजना है आधार कार्ड से, और फिर आगे जाके एनआरसी कुछ असम में लागू भी हुआ है, और हो सकता है कि ये पश्चिम बंगाल में भी लाया जाएगा। पहले देश से पहले हो सकता है पश्चिम बंगाल में भी लाया जाए, ताकि वहां पर ये जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं इनको वहां से निकालने के लिए और वहां एक तरह से छटनी करने के लिए इस्तेमाल हो सके। अब इसमें कुछ कट ऑफ बनाई जाएगी, जैसे कि जिस तरह की चर्चा है 1991 से के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको अपने माता पिता दोनों के भारतीय होने का प्रमाण देना पड़ेगा। अगर उससे पहले जन्म हुआ है तो आपका जो है, आप किसी एक के भारतीय होने का प्रमाण दे सकते हैं। अभी बांग्लादेशियों के लिए मुसीबत होने वाली है। इसके साथ ही डेमोग्राफी मिशन भी चल रहा है, एक अध्ययन हो रहा है बड़े स्तर पर, जिसके लिए कमेटी गठित हो गई है और उसे कुछ महीनों में रिपोर्ट देनी है कि ये जो डेमोग्राफी में बदलाव है, यानी कि किस तरह से बांग्लादेशियों के आने से
यहाँ पर घुसपैठी और रोहिंग्याओं के आने से यहाँ पर कैसे डेमोग्राफी बदली है, कहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं और कई इलाके जो है पूरी तरह इनका इस्लामीकरण हो चुका है। तो ये सब डेमोग्राफी से जो बदलाव आए हैं वो, और इससे कैसे निपटा जाए इसकी सिफारिश, ये सब उसमें आएगा। अब वो जो सिफारिश करेंगे उसके अनुसार बदलाव होंगे और उसके लिए अमेंडमेंट्स की जरूरत होगी, तो वो संसद के जरिए किए जाएंगे। अब इसमें अमेंडमेंट हो सकता है कि 2/3 बहुमत वाला हो या सामान्य बहुमत वाला हो, इसलिए बीजेपी दोनों तरह से अपने लिए रास्ता सुरक्षित रखना चाहती है कि जो भी जरूरत होगी उसके हिसाब से संसद में बिल पास कराया जाएगा। यहां से इनके लिए एक समस्या पासपोर्ट बिल की भी, पासपोर्ट की भी आ गई, जो अभी सरकार ने कहा कि निर्णायक दस्तावेज नहीं होगा। इसको लेकर भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है तो फिर क्या है, बिना नागरिकता के कैसे बन सकता है। सरकार की तरफ से जो कहा गया है, और ये आज नहीं कहा गया, नियम है कि निर्णायक दस्तावेज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप पासपोर्ट अगर दिखा देंगे तो जरूरी नहीं है कि मान लिया जाए। अगर वो पासपोर्ट सही नहीं है, अगर उस पासपोर्ट में कोई संदिग्ध लगता है, तो फिर आपसे दूसरे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं जिनके आधार पर आपने पासपोर्ट बनवाया है। अगर कोई संदिग्ध नहीं लगा तो वो आपका दस्तावेज हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे दस्तावेजों के साथ होता है। लेकिन इससे जो है कई उन लोगों का भ्रम टूट सकता है जो कि इसके आधार पर फर्जीवाड़ा करने की सोच रहे हो। तो सरकार इन चीजों को लेकर भी आने वाले समय में संशोधन लाना चाहती है और उसके लिए वो किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं चाहती कि इसमें किसी के कारण बिल गिर जाए, संख्या कम हो जाए या फिर जुटाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़े, तो चीजें ठीक से हों। इसके अलावा एक और इनकी समस्या है, मौलाना गैंग बड़ा परेशान है। यूसीसी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उससे मौलाना गैंग, इस्लामिक संगठन, जो गजवाई हिंद वाले, ये सब परेशान है। इसकी शुरुआत हुई उत्तराखंड से, उसके बाद एक बार एक ड्राफ्ट तैयार हो गया, फिर ये अपनी स्पीड से ऐसी चला है कि असम, गुजरात, अब बंगाल में पेश हो जाएगा। इसको तेजी से लागू किया जा रहा है बीजेपी शासित राज्यों में। 18 राज्य हैं बीजेपी शासित। आप समझिए कि 29 में से 18 राज्यों में ये जल्द ही लागू हो जाएगा। और एक इससे क्या होगा कि एक उदाहरण बनेगा और इसको पूरे देश में लागू करने में आसानी होगी। ये सरकार एक रणनीति के तहत चल रही है कि यूसीसी पूरी तरह एक बार पूरे देश में लाने की बजाय इसको एक टेस्ट किया जाए। कुछ राज्यों में, उत्तराखंड से शुरू किया गया, फिर अलग अलग राज्यों में लाए, और अब बीजेपी अपने सभी राज्यों में और जो एनडीए शासित राज्य हैं उनमें भी, जो उनके गठबंधन सहयोगियों के राज्य हैं उनमें भी लाएगी। अब इससे होगा ये कि क्या क्या समस्या आ सकती है वो 1-2 राज्यों के जरिए पता चल गया, उनका समाधान कर लिया गया। जो विरोध होना था वो विरोध भी हो गया अलग अलग स्तर पर। अब विरोध वाले भी ठंडे पड़ गए हैं। अब जब ये लाया जाएगा केंद्र के स्तर पर तो ये कहेंगे जेपीसी में भेजो, जेपीसी में जाएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। उसके सामने बताया जाएगा कि भाई ये देखो, सफलतापूर्वक हम इतने राज्यों में लागू कर रहे हैं। अब इसे दूसरे राज्यों में लागू करने में क्या समस्या है? जो ये उठा रहे थे कि इसमें तो आदिवासियों के लिए समस्या होगी, फलाना के लिए समस्या होगी, तो सरकार ने दिखा दिया कि देखो कोई समस्या नहीं हो रही है, हमने तो समाधान निकाल लिए हैं। अब इनको उदाहरण बनाकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी लागू किया जाएगा। यही रणनीति के साथ सरकार चल रही है और यूसीसी के लिए भी यही बहुमत सरकार के काम आएगा। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर तो लगभग बैठकें पूरी हो चुकी हैं क्योंकि इसकी कमेटी पहले ही बन गई थी। इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सबसे बात कर ली गई है और एक तरीका निकाला गया है कि अगर इन राज्यों के चुनाव कुछ समय पहले करा दिए जाएं, फिर कुछ राज्यों के चुनाव जो है थोड़े से देर में करा दिए जाएं, तो एक साथ जो है देश का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो सकता है। और उसके लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए, क्या उसका असर होगा, क्या उसके फायदे होंगे, इसको लेकर लगभग अंतिम दौर में बातचीत चल रही है। और पीएम मोदी का तो विशेष तौर पर इसका ध्यान है। एक तरह से वो निजी तौर पर इन चीजों इसको देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने शुरू से कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है हमारा एजेंडा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो उसके लिए भी यहाँ पर उसे पास कराना पड़ेगा, संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार इसके लिए भी तैयारी कर रही है। अब एक और है जो कांग्रेस के लिए तो एक तरह से नासूर साबित हो सकता है और बड़ी परेशानी वाला है, वो है परिसीमन। परिसीमन में 2 चीजें होनी है। एक, जो संख्या बदलेगी वो तो बदलेगी ही, जितनी सीटें है किसी राज्य में उसकी 50% सीटें उसमें और जुड़ जाएंगी, जो अभी का फॉर्मूला है। और सरकार इसको परिसीमन को मानसून सत्र में ही लाना चाहती है क्योंकि फिर अगले चुनाव तक आते आते परिसीमन पूरा कर लेना है।
उसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षण उसी के साथ लागू होगा, तो इसके लिए समय चाहिए होगा, तो सरकार इसे लागू कर देना चाहती है। फिर साथ में जनगणना भी चल रही है, तो ये सब चीजें जो है वो एक साथ काम करते हुए अगले चुनाव तक पूरी होंगी। तो परिसीमन में एक तो सीटों की संख्या बढ़ेगी, जिससे कांग्रेस को यह डर लग रहा है कि केरल एकमात्र राज्य जहां कांग्रेस को कुछ भरोसा रहता है, वहां पर भी सीटें अगर ये पूरी की पूरी जीत जाए तो भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस उत्तर भारतीय राज्यों से गायब है। ऐसा नहीं है कि सीटों का अंतर बहुत हो जाएगा, आज भी सीटों का अंतर उतना ही है, क्योंकि जनसंख्या का भी अंतर है। अंतर तब भी होगा, लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि वो उत्तर भारतीय राज्यों में, उत्तरी भारत के राज्यों में गायब है और वहां पर ये अपनी बैसाखियों के भरोसे है। तो ये डर लगता है कांग्रेस को कि हमारे जो गठबंधन सहयोगी हैं उनको मिल जाएगा, लेकिन हमें नहीं मिलेगा, ये डर है। जबकि कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, केरल में इनकी पूरी सरकार बनती है, तो इन्हें लगता है कि वहां सीटें बढ़ेंगी तो हमें मिल सकता है, लेकिन उत्तरी भारत में तो नहीं मिल सकता है। ये परेशानी है, लेकिन परिसीमन तो आएगा। 2/3 बहुमत जुटाया जा चुका है और ये लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी जुटाया जा चुका है, और इसके साथ महिला आरक्षण भी लाएगा। कांग्रेस सबसे ज्यादा विरोध कर रही थी, ये दक्षिणी भारत की पार्टियों को कोई समस्या नहीं, डीएमके को क्या समस्या है, वहां पर और ज्यादा सीटें हो जाएंगी। डीएम अगर जीतेगी, डीएमके, एआईडीएमके और जो अभी टीवीके है, इनमें से किसी को मिलती हैं तो उनके पास तो ज्यादा सीटें होंगी कांग्रेस के मुकाबले तमिलनाडु में। केरल में एलडीएफ को क्या समस्या है, किसी को समस्या नहीं है, समस्या सिर्फ कांग्रेस को है, और इसलिए वो सबको लामबंद करने में लगी थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने, ये जो टकराव हुआ है डीएमके के साथ, और डीएमके कांग्रेस के पीछे चलने को तैयार नहीं है, तो बीजेपी अब डीएमके से इस पर बात कर रही है कि भाई आपकी जेन्युइन समस्या बताइए, वरना साथ दे दीजिए। अब इसमें बहुमत किस तरह जुटा रही है बीजेपी, देखिए 298 तो इन्होंने पिछली बार इनको वोट पड़ गए थे, अब इनके पास 20 जो है वो तृणमूल कांग्रेस के हैं, 6 जो है वो उद्धव ठाकरे के हैं, तो इनका आंकड़ा 324 वैसे ही हो जाता है। अगर डीएमके पूरा सपोर्ट कर देती है तो आंकड़ा 346 हो जाता है। इनको मात्र 50-54 थे, वो ज्यादा चाहिए थे, जिससे कि पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत कर लेते। अब ये ज्यादा अंतर नहीं बचता है, कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग हो सकती है, दूसरी पार्टियों में हो सकती है, वाईएसआरसीपी जैसी पार्टी है वो सपोर्ट दे देगी, उनके भी 4-5 सांसद हैं, फिर कुछ छोटी पार्टियां होती हैं, तो कुल मिलाकर 2/3 का आंकड़ा तैयार हो चुका है। और राज्यसभा में तो और आसान हो गया है, वहां तो आम आदमी पार्टी के सांसद भी आए हैं, वहां से तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी आए हैं, और पहले से वहां पर एनडीए की स्थिति, बीजेपी की स्थिति अच्छी थी। तो ये जो अब तैयार हो रहा है, इससे आगे आपको बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, नए बिल आएंगे, बड़े बदलाव होने वाले हैं, और परिसीमन जो होगा उससे सिर्फ सीटें नहीं बढ़ेंगी, उससे तो पूरा विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र बदलेगा। लोकसभा क्षेत्र अगर बदलता है तो ये तुष्टीकरण वाले समीकरण भी बदल सकते हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता है इनके लिए कि जो इनका पूरा वोट बैंक था, हो सकता है कि वहां परिसीमन में उस पर असर पड़े और वो वोट बैंक बट जाए। तो ये सारी चिंताएं हैं कांग्रेस को, इसीलिए वो सबसे ज्यादा बिदक रही है। जब सांसद जा रहे हैं दूसरों के, कांग्रेस के तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है, क्योंकि बीजेपी, एनडीए लोकसभा में, राज्यसभा में और मजबूत हो रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।